नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीसीएसजे परीक्षा प्रीलिम्स जो आपकी होने वाली है उसके लिए हम पेड क्विज के वीडियो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, तो इसमें देखेंगे मगध के रीजन के संबंध में अराउंड 345 टू 321 बीसी के टाइम पीरियड में महापद्मनंद जो था वो फाउंडर है इसका, नंद वंश का। उसका नाम यहाँ पे दिया नहीं है तो इसमें हम डी को चुनेंगे। इसको उग्रसेन नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे डी को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल तंबावती के नाम से जाना जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स काफी जो पुरानी हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसी क्रम में जो ये तंबावती के नाम से जाना जाता है वो डी ऑप्शन में आपको आहार दिख रहा है ना, तो आहार या फिर अहाद भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह, है ना। इसके नाम से जानते हैं अहाद सिविलाइजेशन। जो आप देखेंगे इधर साउथर्न राजस्थान के रीजन में आहार रिवर है, उसके संबंध में ये एक सिविलाइजेशन थी लगभग 4000 साल पुरानी, और इसको डिस्कवर किया था अक्षय कीर्ति व्यास करके थे, है ना। तो ये ध्यान देंगे। और अभी जो है अगर कुछ हम इसमें से बात करें जो हमें चीजें मिली हैं एक तरीके से ऐसा समझिए तो कॉपर के जो है इक्विपमेंट्स इस साइड से बरामद हुए हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इसमें डी को चुनेंगे। अगला है कि किस राज्य में मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तो ये देखेंगे इसमें जो विजयनगर है ना, डी विकल्प में, इस टाइम पीरियड में जो मंदिरों का निर्माण होता है, जैसे आप इधर साउथ में देखेंगे हम्पी वगैरह में, जैसे ये विट्ठल टेम्पल वगैरह है ना, तो यहाँ पे मंदिर में ही ऊपर में देखेंगे एक आकृति होती है, उसको गूगल करके एक बार देख लीजिएगा। कल्याण मंडप इनके मंदिरों की एक विशेषता है। आगे देखें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में जाना जाता है या फिर है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें, जो आपके प्रोसीडिंग्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, इन सबको आप जानते हैं ना कि फर्दर इनको हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के भी जो रूप में संदर्भित करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में भी जो प्रावधान हमारे दिए गए हैं तो उसमें देखेंगे तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। तो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आर्टिकल 129 में दिया हुआ है और हाई कोर्ट के संबंध में 215 में। तो इन दोनों अनुच्छेदों को भी डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा कि यहाँ पे इसके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के और फर्दर जो क्या मतलब प्रोविजंस हैं वो उसमें क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम डी को चुनेंगे। अगला है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो प्रावधान है उसके अनुसार की जाती है। तो संविधान का हमारा जो भाग 6 है स्टेट वाला, है ना, राज्यों से संबंधित जो प्रावधान है उसमें दिया हुआ है आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट के बारे में किसी गवर्नर का किसी स्टेट में। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पे ये कार्य करते हैं। ठीक, हालांकि जैसे आमतौर पे देखें तो 5 साल के लिए नियुक्त वैसे भी इनको किया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे देखें, भारत में कुल बांस आच्छादित क्षेत्र कितने मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। तो अभी 2022 के स्टार्टिंग में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो है ना, ये आई थी। तो चूंकि 2 वर्षों पे आती है तो अभी भी आंकड़े वही वाले रेलेवेंट हैं, क्योंकि अगली रिपोर्ट जो है वो 2023 के स्टार्टिंग में आएगी। तो इसमें जो बांस का कुल क्षेत्र है भारत में वो बताया गया है लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर। तो इसमें हम सी को चुनेंगे। आगे है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष प्रायोजित राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे लेक्स के कंजर्वेशन के लिए, है ना, जो भी नेचुरल हैं या और भी जो अन्य लेक्स हैं, तो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने स्टार्ट किया था 2001 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं इसमें सहारनपुर नहीं होगा। सहारनपुर की सीमा हरियाणा से लगती है उधर और उत्तराखंड से लगेगी, नेपाल से नहीं लगेगी। नेपाल से देखेंगे तो मेजरली जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सीमा लगती है, जैसे यहाँ पे पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे महाराजगंज, है ना, और कौन सा बच गया, लखीमपुर, ठीक, इसके अलावा सिद्धार्थनगर, है ना,
तो 6 ये हो गए, एक और कौन सा बच गया, बहराइच। ठीक, तो ये 7 जो है, इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो ये पता होना ज़रूरी है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो हरियाणा के साथ लगने वाले जो जिलों की सूची है उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसमें से जैसे सहारनपुर है, यहाँ पे बागपत, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, और एक कौन सा बच गया, शामली है ना। रामपुर इसमें जो है ये नहीं है। नीति आयोग का सृजन कब किया गया? तो योजना आयोग भारत में था जो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, तो ये बना था 1950 में। ठीक, तो 12वें जो 12 प्लान इन्होंने दिए। ठीक, तो 2014 में जो है यूनियन गवर्नमेंट ने ये रेजोल्यूशन लिया, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, कि उसको रिप्लेस करेंगे एक नई बॉडी से जिसका नाम है नीति आयोग। तो ये अस्तित्व में है 1 जनवरी 2015 से। इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है ये बताना है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। तो ये जो है ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई में। और एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट है उसको एक तरीके से बढ़ाने के लिए और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है देश में बढ़े, उसके लिए इस बॉडी को सेटअप किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा जो है ठीक है कि कृषि क्षेत्र के जो हमारे ये हैं क्रेडिट है, उसके लिए इसकी जो है स्थापना की गई। ठीक, तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं गलत है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि नाबार्ड जो है किस वर्ष में फाउंड किया गया था, तो ये है जुलाई 1982। ठीक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रिलीज हुआ 2022 के लिए, उसमें टॉप कंट्री थी डेनमार्क। इसमें बी को चुनेंगे। डेनमार्क था, फिर यूके था, फिर फिनलैंड था, ऐसे क्रम था। अगर बात करें इंडिया की, तो कुल 180 देशों की रैंकिंग में इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग 180वीं ही थी, सबसे लास्ट में। इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसमें देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में शीर्ष के 3 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें जो है स्वीडन, यहाँ पे सी जो है ना ये नहीं है। अगर हम बात करें इसमें टॉप के 3 की, तो डेनमार्क जो है पहले स्थान पे था, और दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे ये सिंगापुर। ठीक, और ये इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात कर लें तो इंडिया 37वें नंबर पे था। और ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है आपस में कितनी जो है प्रतिस्पर्धा है देशों के बीच, वो उसको रिलीज करने वाला संस्थान अगर कई बार पूछते हैं तो ये होता है आपका, जो रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD करके है। इसमें देखिए वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2022 में नई दिल्ली ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ऐसी सिटीज जो रहने योग्य किस प्रकार से हैं, है ना, तो उसी के संबंध में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, एक समूह है। तो उसमें 2022 में सबसे टॉप पे जो सिटी थी वियना थी ऑस्ट्रिया की, फिर दूसरे पे कोपेनहेगन डेनमार्क का, और तीसरे पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का। ठीक, न्यू दिल्ली की बात करें तो इसकी रैंकिंग थी 112, और 117 नंबर पे मुंबई था, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन जो है किसकी वजह से होता है? तो सॉइल इरोजन में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप देखें जो हमारी सॉइल होती है, तो उसकी जो अपर लेयर है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है ना, उसका रिमूवल होना यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन होना, और उस पर्टिकुलर लैंड का डिजर्टिफिकेशन होना। ठीक, तो ऐसे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सॉइल इरोजन से अफेक्टेड स्टेट है वो राजस्थान है, और सबसे जो ज़्यादा कारक है सॉइल इरोजन का दैट इज़ विंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को चुनेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा? यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है जो कंडीशंस फुलफिल करता है अपॉइंट होने के एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रावधान चूंकि 76 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है भाग 5वें में, ये बताता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, जो कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो 76 सब क्लॉज 1 में है। अब देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन से कथन सही हैं? 2 स्टेटमेंट और है। तो वो भारत का नागरिक हो, तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंडीशन जरूरी है। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो। तभी हमने जैसे कंडीशंस की बात की थी ऊपर भी, तो उस क्रम में ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। हम सी को चुनेंगे।
नेक्स्ट है कि महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत है या सही है, जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ध्यान से फिल किया करिए, कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं इस चक्कर में, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। तो देखिए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद निर्धारित करे। तो देखिए, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, चूंकि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस का कोई टेन्योर नहीं होता फिक्स, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये होते हैं और इनको ऐसा पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है जो प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करते हैं, संसद नहीं करता। तो ये कथन गलत हो जाएगा और उन्हें अपने कर्तव्य के पालन में भारत के जो जितना भी पूरा इंडिया का टेरिटरी है उसके सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, यानी कि वो किसी भी कोर्ट में जो है ऑडियंस कर सकते हैं। तो सब क्लॉज 76 सब क्लॉज 3 में ये दिया हुआ है ना, इसको ध्यान रखेंगे। और पारिश्रमिक वाला जो है ये दिया हुआ है आपका सब क्लॉज 4 में। तो ये सब प्रावधान डिटेल में भी पता होनी चाहिए। तो गलत जो है वो पहला था। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता पद को दिया गया है। तो जिस प्रकार केंद्र में हमने अटॉर्नी जनरल को देखा, वैसे ही एडवोकेट जनरल जो है वो नियुक्त किए जाते हैं पर्टिकुलर स्टेट्स में। तो ये आर्टिकल हमारा ये है भाग 6 में 165। रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ पे थी। तो देखेंगे आप जो है जो सिख रूलर थे पंजाब के रणजीत सिंह, तो इनकी जो पॉलिटिकल कैपिटल थी वो थी लाहौर में, ठीक है। और जो रिलीजियस कैपिटल है दैट इज इन अमृतसर। आगे देखें, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया। तो मराठा साम्राज्य में आप देखेंगे कि जैसे शिवाजी के टाइम पीरियड में एक वर्तमान के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में समझिए, तो अष्टप्रधान जो है उस समय के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में इनका जो है गठन किया गया, जिसमें पेशवा, अमात्य, सुमंत, ये वाक्यान्वीस, सचिव, ये सब जो पोस्ट होते थे, ऐसे 8 लोग होते थे, ठीक। तो उसके बाद ये वर्ष भी कई बार पूछा जाता है। तो काउंसिल ये बनाई गई थी 1674 में, इसको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे तो ये वही है कि इसका विघटन हुआ आगे चल करके संभाजी के टाइम पीरियड में, ठीक है। सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी। तो ये है आपका अलीवर्दी खान, सी को चुनेंगे। ये जो है 1740 से करीब 1756 के बीच में जो है बंगाल का नवाब है। और इसका एक इवेंट कई बार ये भी पूछा जाता है, बैटल ऑफ बर्धमान हुआ था, उसमें जो मराठा इन्वेजन था बंगाल का, तो उसमें जो है ये विक्टोरियस रहा था, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित है ये। इसमें देखिए, मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था। तो कंपनी से संबंध यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से है, उनके आर्मी की मेंटेनेंस वगैरह के संबंध में आपने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हो शायद। तो यहाँ पे ये बर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव के जो डिस्ट्रिक्ट थे ये इसने दिए थे। मीर कासिम, चूंकि इस टाइम पे देखेंगे 1760 से 64 के बीच में ये होता है बंगाल का गवर्नर, ये नवाब, तो इसने दिया था, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी वगैरह जो होते हैं। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। तो देखिए, ये पुरंदर की संधि जो है 1665 की, इसमें साइन हुई थी। इसमें औरंगजेब की तरफ से जयसिंह थे प्रथम और इधर जो है शिवाजी महाराज, तो इनके मध्य ये ट्रीटी साइन हुई थी जून 1665 में, जिसमें से ये इन्होंने प्रदान किए थे। तो इसमें सी को चुनेंगे। आगे देखें कि डीपेस्ट इरोजन जो है, सबसे गहन अपरदन हिमालय की किस रेंज में है। तो अभी जैसे रिसेंट में भी आप ये जोशीमठ वगैरह की न्यूज़ देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो आपका इरोजन की एक्टिविटीज़, चूँकि हिमालय जो है वन ऑफ द यंगेस्ट हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, तो लगातार इनमें एक्सपेंशन हो रहा है और इस तरीके की एक्टिविटी लगातार इन्वॉल्व है। तो ये जो हमारी शिवालिक रीजन है ना, तो ये पूरा इसको मैप से, चूंकि हिमालय के बारे में भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये फैक्ट्स सारे आपको जो पता रहें, तो इनको मैप में भी एक बार देखें। इसमें देखिए, कौन सी श्रेणी हिमालय की पर्वत श्रेणियों में शामिल नहीं है। तो आप सबसे जैसे नॉर्थ में इंडिया के देखेंगे तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के जो बॉर्डर रीजन्स हैं, यहाँ पे हमारी काराकोरम रेंज है, ठीक है। तो कई सारी स्टडीज जो है हिमालय और काराकोरम को अलग अलग श्रेणियाँ मानती हैं। तो कभी इस प्रकार से पूछा जाए तो इसमें काराकोरम को ही और चुनिएगा, क्योंकि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इसके अलावा जैसे पीर पांजाल है, जास्कर वगैरह है, तो ये सब हिमालय के कॉम्पोनेंट्स हैं। तो इसमें हम डी को चुन लेते हैं। अगला देखिए, पश्चिमी घाट निम्न में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है। तो आप ये देखते हैं ना, जो कर्नाटक, केरल, ये सब के रीजन के अलोंग हमारी जो पर्वत श्रृंखला है वेस्टर्न घाट के नाम से हम इसे जानते हैं। तो माउंटेन्स के एग्जाम्पल के रूप में ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है।
भारत के निम्नलिखित जल प्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो वाटरफॉल्स जो है दूध सागर आपका इस पे मंडोवी रिवर जो है उससे संबंधित है, गोवा में स्थित है ये, इसको चुनेंगे हम। आगे देखें, जब अर्थव्यवस्था में विकास होता है तब राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के हिस्से में क्या स्थिति होती है, क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, इकोनॉमी जब आपकी ग्रो करेगी, मान लीजिए, ठीक है, रिसेशन की स्थिति नहीं है, इकोनॉमी अच्छी खासी ग्रो हो रही है, तो तृतीय क्षेत्र, चूंकि इकोनॉमी को हम अलग अलग सेक्टर्स में इंडस्ट्री वाइज पढ़ते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, सेकेंडरी में इंडस्ट्री और इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर टर्शरी जो होती है वो क्या होती है? सर्विस सेक्टर होता है। तो वही है तृतीय क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर जो है वो अगर इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो ये लगातार बढ़ता है, ठीक, सी को चुनेंगे। आगे देखें, आरबीआई किसके तहत करेंसी नोट जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट जारी करता है, जितने भी नोट आप देखते हैं, क्या सिस्टम होता है? तो मिनिमम रिजर्व प्रणाली जो है ये होता है, इसको चुनेंगे। इसमें क्या है कि एक प्रपोर्शन जो है 200 करोड़ का मेंटेन करना होता है, जिसमें 115 करोड़ के गोल्ड के रिजर्व होंगे और बाकी जो है फॉरेन करेंसीज होती हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में चाहे तो पढ़ लीजिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में बाजार नियामक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, मार्केट रेगुलेटर। तो मार्केट से संबंध यहाँ पे है कि हमारा जो ये जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह है उसके संदर्भित कर रहे हैं, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है? तो दो टर्म आप पढ़ते हैं ये बैंकिंग के संदर्भ में, एसेट और लाइबिलिटी। क्या होता है कि बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है, आपसे पैसा डिपॉजिट लेते हैं, फिर आगे उसे लोन के रूप में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक का काम क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का। तो उस क्रम में अगर देखेंगे तो लाइबिलिटी के रूप में आपका जो है डिपॉजिट है ना। अगर एसेट की बात करें तो एसेट में आपके जो एडवांस उन्होंने लोन दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं किया हुआ है, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस के जो टूल्स होते हैं, ठीक है, ये सब उसके एसेट में आएंगे। तो डिपॉजिट जो है लाइबिलिटी है। अब देखिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का जो है, उसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को परित्याग करने की सजा क्या है? तो मान लीजिए आपका कोई जो है ये है पेरेंट या सीनियर सिटीजन वाला जो ये एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं, अगर आप किसी को अबैंडन करते हैं तो आपके ऊपर जो है 3 मंथ का जो कारावास या फिर कह लीजिए फाइन लग सकता है 25,000 रुपए का, ठीक। प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के संदर्भ में सही युग्म को चुनना है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डिजिटल या फिर क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक बात है। जो क्रिप्टो करेंसीज आप आजकल देखते हैं, जैसे आरबीआई ने भी अभी जो है सीबीडीसी लॉन्च किया ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ये सब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होते हैं। CRISPR-Cas9 एक टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि इसको यूज किया जाता है जीन एडिटिंग में, है ना। जो ह्यूमन बॉडी या कह लीजिए जो जीन्स के बारे में आप साइंस में पढ़ते हैं, उसमें और क्या फेरबदल करके कुछ नई चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं साइंटिस्ट, उसके संबंध में ये एक टेक्नोलॉजी है। तो इसमें सही सिर्फ पहला है। लाइ-फाई के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए माध्यम के रूप में प्रकाश का उपयोग करता है। और दूसरा है कि यह एक वायरलेस तकनीकी है जो वाईफाई से कई गुना तेज है। तो जो वाईफाई आप यूज करते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। तो उसी प्रकार लाइ-फाई है तो वो लाइट फिडेलिटी है उस कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट जो है ना, इसका यूज करता है एज अ मीडियम, और वायरलेस से कई गुना तेज है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आगे देखें कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होती हैं उसका उपयोग नहीं किया जाता। तो जैसे आप सुनते होंगे कि जैसे इसरो वगैरह ने कई सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं फसल उत्पादकता का आकलन करने में, कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसके रिसोर्सेज कहाँ पे हैं उसका पता लगाने में, कोई ग्राउंड वाटर रिसोर्स कहाँ पे है, इस तरह के जो कह लीजिए रिसोर्स लोकेशन वाली चीज़ें हैं, है ना, उसको देखने के लिए यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के लिए इसका यूज नहीं होता है। अब है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो
जैसे आप आजकल मोबाइल फोन्स में देखते हैं कि NFC टेक्नोलॉजी होती है, ठीक, जैसे फाइल्स को शेयर वगैरह करने के लिए। तो वही है कि एक संपर्क रहित संचार तकनीकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड जो है आप दो डिवाइसेस के बीच में इसको NFC सी टेक्नोलॉजी के बीच में काम करती है और आप फाइल्स को ईजिली भेज सकते हैं। और कोई भी फाइल भेजते समय जो है संवेदनशील जानकारी या फाइल जो भी है उसको भेजते समय NFC जो है एनक्रिप्शन का उपयोग करता है। तो एनक्रिप्शन एक टेक्नोलॉजी जो होती है जहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन एक आपने टर्म जैसे सुना हो, जिसमें आपकी फाइल जो सिक्योर होती है, कोई बीच में लीकेज या कह लीजिए उसको और डिकोड नहीं किया जा सकता है ना। तो सिक्योरिटी वाइज एनक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, NFC में एनक्रिप्शन का यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो इसमें दोनों ठीक है। अगला देखिए कि ऐसे पौधे जो सैलिनिटी जहाँ पे है ऐसे पानियों में उगते हैं, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये होते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कुछ कुछ रीजन्स में सैलिनिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे वाटर में जो स्पीशीज या प्लांट्स सर्वाइव करते हैं दैट आर नोन एज हेलोफाइट्स। इसमें देखिए वह सही विकल्प हमें चुनना है जिसमें तरंगे अपनी आवृत्तियों के घटते क्रम में हो। तो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लगाना है। तो क्रम देखिए इसका कुछ ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हो जाएगा एक्सरे, ठीक है, उसके बाद UV को हम ले आएंगे, ठीक। तो कोड कौन सा बनेगा ये भी देखते चलें, पहला फिर तीसरा, ठीक है। UV के बाद आपका क्रम होता है इसमें इंफ्रारेड रेस का, ठीक है। इसी के पहले हम विजिबल लाइट को भी ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हरा प्रकाश आ जाएगा, तो यानी कि चौथा, ठीक है। तो विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स और उसके बाद रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव सबसे लास्ट में आएगी यानी कि 2 नंबर, तो 1 3 4 2। थोड़ा इसको डिटेल में देखिएगा, ये चीज़ पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी के क्रम में प्लस उसकी जो वेवलेंथ है ना, ये चीज़ें आपको पता रहनी जरूरी है। इसमें 2 स्टेटमेंट फिर से हैं, सही को चुनना है। तो देखिए क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है कि सेल्फ गाइडेड मिसाइल होती है, कि जो इसका जो पूरा पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से वायु गति की लिफ्ट यानी कि जो हमारा एरोडायनेमिक लिफ्ट होता है उसके माध्यम से पूरा अपना जो उसका पाथ है उसको कवर करती है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है कि उसका जो पाथ है पैराबोलिक होता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है, ठीक है, क्योंकि उसको वापस भी तो आना है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ दिया हुआ था। तो इसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन रखें, दोनों ठीक हैं। आगे देखें, जब किसी इलेक्ट्रिक हीटर को लंबे समय तक चलने दिया जाता है तो उसका तापमान असीमित रूप से नहीं बढ़ता, ऐसा क्यों होता है? तो जैसे अभी सर्दियों के मौसम चल रहे हैं, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी किया होगा, प्रैक्टिकल में भी देख लीजिएगा। हीटर का जो एक एरिया होता है ना, थोड़ा लार्ज होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई रॉड लगी है उसमें, है ना, स्प्रिंग गर्म हो रही है वो, ठीक। तो लंबे समय तक चूंकि मान लिया 5-6 घंटा आपने चला लिया उसको, तो अब ये टेम्परेचर उसका चूंकि हीट हो रहा है ना, तो क्यों नहीं वो ऐसा होता कि खराब हो जा रहा है, क्यों हो रहा है? तो उसका टेम्परेचर जो आसपास का मीडियम है या आपका जो एनवायरनमेंट है बाहर वो ठंडा है, तो जो गर्म जो कण है वो ठंडे की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रकार से वो ऊर्जा जो है फैल जाती है, गर्मी जो उसकी ऊष्मा है आसपास के माध्यम में फैलती है। तो विकल्प ए हमारा जो है ये करेक्ट होगा। ऊष्मा यानी कि जो हमारी हीट है उसके संबंध में गलत कथन को चुनना है। तो गलत इसमें होगा, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में विकिरण को बेहतर तरीके से अवशोषित करती हैं। ये गलत इसलिए है कि इसका स्पष्टीकरण जो है पहले विकल्प में लिखा है। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़ों में व्यक्ति अधिक सहज महसूस करता है क्योंकि उसमें जो है आपका विकिरण का अवशोषण अच्छा होता है। तो ये गलत है, बाकी के पहला और तीसरा जो है ये ठीक है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये है 1961 का। आगे देखिए, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद, यानी कि चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है, मेडिकल टर्मिनेशन जो एक्ट है उसके तहत गर्भावस्था के कितने हफ्ते तक अपने बच्चे को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी है। तो कुछ विशेष केसेस में जहां पे अबॉर्शन करना ज़रूरी है, तो ऐसे में अभी जो इंक्रीज की गई है लिमिट, अब हम 24 वीक तक जो है यहाँ पे अबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो अधिनियम है, तो उसमें ये बताना है कि यहाँ पे किस प्रकार के नियोक्ता द्वारा
कितने या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय शाखा में जो आंतरिक शिकायत समिति यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसमें उसको स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो कोई भी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यहाँ पे इंटरनल कोर कमेटी जो है ये कंप्लेंट कमेटी इसको स्टैब्लिश करना ज़रूरी है, जिसमें जो है 10 से ज़्यादा कर्मचारी जो है नियुक्त हैं ऐसे संगठन में। तो यहाँ पे हम बी विकल्प को चुनेंगे। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, संबंधित फैक्ट्स को भी रिवाइज करते चलें, एग्जाम बहुत नज़दीक है। हम कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।